कि भी आव्यूह को। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात कि आव्यूह को हम यहां पे डिनोट करने के लिए ये तरीका देखते हैं। अच्छा, इसमें आई क्या होता है, जे क्या होता है, आप समझ पा रहे हो? यानी आई और जे यहां पे ये बताता है रो और कॉलम को। क्या बच्चों? रो और कॉलम को, कि कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। आई का मतलब यहां पे प्यारे बच्चों पंक्ति की बात करता है। क्या बच्चों? पंक्ति की बात करता है, यानी रो की बात करता है। और यहां पे जे की बात करें तो जे का मतलब यहां पे क्या होता है, स्तंभ, जिसको आप कॉलम कहते हो बच्चों। क्या कहते हो? कॉलम कहते हो। ठीक है भाई, और यहां एम क्रॉस एन क्या है, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भाई यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी बात पर हम पहले बात करते हैं, यहां पे जो लिखा हुआ है A11, इसका क्या अर्थ होता है? कितने बच्चे समझ पा रहे हो A11 का मतलब क्या होता है? इसका यह अर्थ हुआ कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A11 का मतलब यह हुआ कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है बच्चों, यानी इसका मतलब ये वन जो है ये पहली पंक्ति को दर्शा रहा है ना, डिनोट कर रहा है। और ये जो वन है ये स्तंभ को बता रहा है। क्या बता रहा है? स्तंभ को बता रहा है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब A11 का मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। अच्छा, इसी बात पे अगर मैं आपको कहूं कि A23 का क्या मतलब है, तो A23 का मतलब ये हो गया बच्चों, A23 का मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी दूसरा रो और तीसरा कॉलम बच्चों। चलो, इसी पर पहला प्रश्न आपका शुरू हो गया। पहला प्रश्न शुरू हो गया एक एग्जांपल के साथ। सभी बच्चे तैयार हैं और सभी बच्चे उत्तर देंगे। मान लिया कि एक आव्यूह इस प्रकार का है 5 6 7 8 9 -2, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सभी लोग उत्तर बताएंगे कि A12 क्या है, A32 क्या है, A31 क्या है, A31 और प्लस A21 क्या है। सभी लोग उत्तर बताएं। A12 का मतलब क्या है, A12 का मान क्या है, सभी लोग बताएं। A12 इसमें क्या है, A12 क्या है बच्चों? A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसका तो मतलब यही है, तो पहली पंक्ति देख लो भाई और दूसरा स्तंभ देख लो। तो दूसरा स्तंभ क्या है भैया? ये यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी 2 हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इसका उत्तर हो जाएगा। मैं अगर पूछूं A32 यानी तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी 8 हो जाएगा इसका उत्तर। बात समझ में आ रहा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मैं अगर बात करूं A31 का मतलब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी 7 हो जाएगा इसका उत्तर। बात समझ में आ रहा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहां पे इसका उत्तर क्या होगा मेरे लाल? A31 का मतलब अभी अभी हमने निकाला सर 7 होता है, और A21 का मतलब, A21 का मतलब बताइए, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति क्या है भाई? दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये, यानी 5, यानी 7 + 5 यानी 12। तो इस तरह के प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या आ सकते हैं? ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। कितने बच्चे चाहते हैं सर एक प्रश्न और हो जाए? कितने बच्चे चाहते हैं सर एक प्रश्न और हो जाए? बताइए, ईमानदारी के साथ बताइए, कितने बच्चे चाहते हैं कि सर एक प्रश्न और हो जाए भाई? सभी लोग बताएं, एक प्रश्न और हो जाए, एक प्रश्न और हो जाए भाई। एक उदाहरण और तुम्हारे सामने मैं दिखाता हूं, यहां पे 1 -2 -3 और 4, 3 4 2 6 5 2 1 2। चलिए बताइए, अभी सिर्फ हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिर्फ आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें A21 क्या है, A32 और माइनस A21 क्या है, A33 गुणे A23 क्या है। ये तीनों प्रश्न का उत्तर आप बताइए। ये तीनों प्रश्न का उत्तर आप बताइए क्या होगा। A21 का मतलब सर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे सर 3 हो जाएगा। A32 - A21 सर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 2, यानी A32 का मतलब 2 हो गया। A21 का मतलब क्या होगा सर? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी 3, तो 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? बोलोगे सर जी -1 बचेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी बात पर A33 गुणे A23 बताओ, तो A33 का मतलब सर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति क्या है? ये चीज, और तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरी पंक्ति ये और तीसरा स्तंभ ये, तो यानी 1 हो जाएगा। A33 का मतलब 1 हो जाएगा। A23 का मतलब सर A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 2 हो जाएगा, तो 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा बच्चों? सर 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या आप सभी को क्लियर हो गया कि इस तरह के अगर आपके एग्जाम में सवाल आते हैं तो बोल दो धुआं धुआं कर देंगे, तुरंत इससे कोई भी सवाल आपसे जा नहीं सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम समझेंगे दूसरे टॉपिक पे कि कोटि क्या होती है। आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे ऑर्डर क्या होता है। कितने बच्चे चाहते हैं या जानते हैं, कमेंट करें कि सर हम जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। देखिए, ऑर्डर यही होता है कि किसी भी आव्यूह में कितने रो हैं कितने कॉलम है ना, कितने नंबर ऑफ रो और कितने नंबर ऑफ कॉलम है, उसी को दर्शाने के लिए हम ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया 1 2 3 लिखा हुआ है, 4 5 6 लिखा हुआ है, 7 8 9 लिखा हुआ है। चलिए बताइए, और इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि भैया बताइए क्या इसका कोटि है। इसकी कोटि बताओ बच्चों, इसकी कोटि बताओ। कोटि का मतलब इसमें यह बताना है कि इसकी पंक्ति कितनी है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि इसकी पंक्ति जो है आई कितना है। बोलोगे सर पंक्ति 1 2 3, 3 को पंक्ति है, और भैया स्तंभ कितना है, सॉरी 3 पंक्ति है, यानी m कितना है, m कितना है, पंक्ति कितना है बच्चों 3 है, और n कॉलम स्तंभ कितना है 1 2 3, स्तंभ भी कितना है 3। तो इसको कैसे लिखते हैं? m क्रॉस n के रूप में, यानी 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। यानी इस आव्यूह की जो कोटि यानी ऑर्डर होगा वो क्या होगा बच्चों? 3/3 का होगा। क्या होगा बच्चों? 3/3 का होगा। क्या होगा? 3/3 का होगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं और इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कि बताइए इस आव्यूह की कोटि क्या है। इस आव्यूह की कोटि बताइए प्यारे बच्चों, इस आव्यूह की कोटि क्या है? इस आव्यूह की कोटि क्या है? बोलोगे सर जी कितनी पंक्ति है, m यहां पे कितना है? बोलोगे सर m 1 2 3, m 3 है। सर n कितना है? सर स्तंभों की संख्या कितनी है? स्तंभों की संख्या, बोलोगे सर जी स्तंभों की संख्या 2 है। तो फाइनली बताइए इसकी कोटि क्या होगा? 3/2 होगा। 3/2 क्या होगा बच्चों? इसकी कोटि क्या होगा? 3/2 होगा। अच्छा, इसको कैसे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों? कहां पे लिखते हैं कि कोई भी अगर आव्यूह हो गया, अगर कोई भी आव्यूह हो गया A B C D, तो इसकी जो कोटि होते हैं यहां राइट साइड के नीचे लिखते हैं m क्रॉस n के रूप में। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि कोटि हम कहां पे लिखते हैं? सभी बच्चों को समझ में आ गया। आव्यूह कहां पे लिखते हैं? आव्यूह की कोटि कहां पे लिखते हैं? m क्रॉस n।
यानी यहाँ पे m क्या है सभी लोग, यानी यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या निकला प्यारे बच्चों कि m यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो है ना, नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या। क्या बच्चों, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। बात समझ में आ गई मेरे लाल, बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा n क्या होता है बताइए, यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। क्या भैया, नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या को बताने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, बोलोगे हाँ जी सर करेक्ट है n। क्लियर है। तो यहां से पूरी तरह से कंक्लूजन आपको क्या मिला बच्चों कि अगर m है, m का मतलब यहां पे पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रो कहते हैं, n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम कहते हैं, स्तंभों की संख्या। डन। अच्छा यहीं पे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बताइए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो नोट डाल के यहीं पे लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ दिया बच्चों कि बताइए किसी भी आव्यूह में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कुल अवयवों की संख्या, जो कुल अवयवों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कुल अवयवों की संख्या कितनी होती है, आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या कितनी होती है, किसी भी आव्यूह में कुल अवयवों की संख्या जो होती है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होती है सर, कोटि के बराबर होती है, कोटि जो m क्रॉस n लिखा हुआ है इसके बराबर हो जाती है। बात समझ में आ गया, सभी लोग समझ गए, क्लियर हो गया। कुल अगर अवयवों की संख्या पूछा जाए तो आप बता लोगे, बोलोगे हाँ जी सर। इसी पे एक सवाल हो जाए और इसको तमाम हम करते हैं पूरी तरह से खेल को, है ना। चलिए एक प्रश्न इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1 2 3 4 -2 -3 और 4 5 0 1 2 3 और आपसे यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसकी कोटि क्या है, कोटि यानी ऑर्डर क्या है, सारे बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में सर इसका ऑर्डर क्या है। सर दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कुछ अवयवों के नाम बताने हैं सर, पोजीशन बताने हैं, A13 बताना है, A13 का मान क्या है सर, A12 का मान क्या है सर, A32 प्लस A33 का मान कितना है। ठीक है, ये तीनों प्रश्न बताने हैं। और तीसरा बताना है कि कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या बतानी है, कुल अवयवों की संख्या बतानी है, कुल अवयवों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है। तो सारे बच्चे उत्तर दे रहे हैं सर इसकी कोटि क्या है सर जी, 3 गो पंक्ति, 3 गो पंक्ति है, सबको दिख रहा है 3 पंक्ति है, बहुत बढ़िया। और कितने स्तंभ है, कितने कॉलम है बच्चों, 4 गो, तो 3/4 इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। A13 बताइए यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी इसका उत्तर 3 हो जाएगा। A12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। A32 प्लस A33, A32 का मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति क्या है भैया, तीसरी पंक्ति ये और दूसरा स्तंभ ये, यानी A32 का मान सर जी 1 हो जाएगा। A33 का मान बताइए, A33 का मान सर जी 2 हो जाएगा, तो इसका भी मान 3 आया। बोलो बात समझ में आया, बोलो बात समझ में आया, करेक्ट है। अब बताइए कुल अवयवों की संख्या बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कुल अवयवों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। बोलोगे सर जी 3 चौको 12 यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 12 होंगे। बात समझ में आ गया, करेक्ट है। चलिए A32 पूछा है ना, तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति यही है, दूसरा स्तंभ ये है तो 1 हो गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 2, तो 1 + 2 यानी 3 हो गया। यहाँ पे A12 पूछा है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 2 होगा, इसका उत्तर 2 होगा। ओहो इसको 2 कर लेना बेटा, इसका 2 कर लेना, ठीक 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 ठीक, इसका उत्तर 2 होगा। ठीक है, A12 का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। उदाहरण है, अब इसका उत्तर आप बताएंगे कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, इसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं भाई। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव दिए गए हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। किसी भी आव्यूह में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, यानी अगर किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, है ना, एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों, एलिमेंट्स कितने हैं, बोलोगे सर जी 8 हैं, और आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है, पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है, तो बताइए पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, ये आपसे प्रश्न है। देखिए भाई सबसे पहले तो देखो आपको पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है, तो 8 यानी 8/1 भी तो हो सकता है। अरे 8 में 1 का गुणा करोगे तब भी तो 8 आएगा, या 1 गुणे 8 भी लिख सकते हो, या 2 गुणे 4 भी लिख सकते हो, या 4 गुणे 2 लिख सकते हो। इसके अलावा कोई संख्या जिसका गुणा करने पर 8 आ जाए, तो ये इतने ऑर्डर पेयर हमें तो देख रहे हैं, लेकिन आपको कुछ दिख रहे हैं क्या, बोलो बोलो बोलो, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, है ना, यानी टोटल संभव कोटियां जो होंगी वो यही होंगी, 8 गुणे 1, 1 गुणे 8, 2 गुणे 4, 4 गुणे 2। बात समझ में आ रहा है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डन, सभी लोग थम्स अप करो। सारे कांसेप्ट को बताया है, एक मैं बताऊंगा, छोड़ रहा नहीं हूं, बस आराम से एक एक करके आपसी चीज कर लो, आज की क्लास को नस्ते नाबूद कर दो, यानी चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह से खत्म कर दो मेरे से। बोलोगे हाँ जी सर। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दो सर, आव्यूह के प्रकार। क्या पढ़ेंगे सर, आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, आव्यूह के प्रकार, यानी टाइप ऑफ मैट्रिसेस। क्या बच्चों, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आव्यूह है स्तंभ आव्यूह, जिसको अंग्रेजी में कहते हो कॉलम मैट्रिक्स। क्या कहते हो बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स कहते हो। क्या कहते हो बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स कहते हो। दूसरा पंक्ति आव्यूह यानी रो मैट्रिक्स। तीसरा है वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल मैट्रिक्स। फिर अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स, और फिर लास्ट वन इज तस्मक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक और नाम से बोला जाता है, कोई बताएगा क्या, कमेंट बॉक्स में अगर छापना है तो छाप करके दिखाओ। आइडेंटिटी आव्यूह को एक और नाम से बोला जाता है, जल्दी से सारे बच्चे उत्तर दें। सर तस्मक आव्यूह को क्या बोलते हैं, बोलोगे सर तस्मक आव्यूह को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब जल्दी से आ जाते हैं, एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भैया स्तंभ आव्यूह क्या होता है।
स्तंभ आव्यूह क्या होता है? स्तंभ आव्यूह क्या होता है? स्तंभ आव्यूह क्या होता है? स्तंभ आव्यूह वो होता है जिसमें केवल सिर्फ केवल एक क्या हो? स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, ए बी सी, इसी को कहते हैं स्तंभ आव्यूह। जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। इसको कैसे लिखा जा सकता है बच्चों? कैसे लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे m क्रॉस 1 हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या है? इसका ऑर्डर m क्रॉस 1, यानी इसकी जो पंक्ति है वो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन स्तंभ तो केवल एक ही होगा। तो ऐसे आव्यूह को स्तंभ आव्यूह कहते हैं प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा आपके पास है स्तंभ के बाद पंक्ति आव्यूह। क्या बच्चों? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह को अंग्रेजी में बोलते हैं, सभी लोग बताएंगे, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बाबू? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें केवल एक रो होता है, एक पंक्ति होता है, जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या बच्चों? एक पंक्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह कहते हैं, यानी रो मैट्रिक्स कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या सभी को क्लियर है? यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या? बोलोगे नहीं सर। अब आते हैं जो मेन चीज है हमारा तीसरा आव्यूह, और तीसरे आव्यूह का नाम है वर्ग आव्यूह। अच्छा, वर्ग आव्यूह से ही समझ में आता है कि वर्ग आव्यूह यानी अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? वो ऐसा आव्यूह, अच्छा स्क्वायर से ही समझ में आता है। स्क्वायर के बारे में आपने क्या सुना है? आपने क्या पढ़ा है? जिसके चारों साइड, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहां पे होता है। वर्ग आव्यूह वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होते हैं, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, यानी m बराबर n हो जाए, तो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी यहां पे हम लिख सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या हो जाए तो वर्ग आव्यूह कहलाता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे अगर 2x2 का है, ए बी सी डी, तो ये देखो 2x2 का है, तो ये कैसा आव्यूह है? सर वर्ग आव्यूह है। सर इसी बात पर दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी एक वर्ग आव्यूह है 3x3 का। क्या बच्चों? 3x3 का एक वर्ग आव्यूह है जो आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है बच्चों। वर्ग आव्यूह के बाद आता है विकर्ण आव्यूह। क्या बच्चों? विकर्ण आव्यूह। सबसे पहले अब हम सीखेंगे विकर्ण आव्यूह के बारे में, विकर्ण आव्यूह के बारे में, विकर्ण आव्यूह के बारे में हम लोग जानेंगे। विकर्ण मतलब होता है, आप सभी जानते हो, डायगोनल। क्या बच्चों? डायगोनल। और आव्यूह मतलब मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? तो आपको याद रखना है कि सर डायगोनल मैट्रिक्स कुछ और नहीं, सर डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है, विकर्ण आव्यूह वो होता है कि भैया सबसे पहली बात कि जितने भी विकर्ण आव्यूह होंगे वो एक वर्ग आव्यूह होंगे। विकर्ण आव्यूह हमेशा एक वर्ग आव्यूह होता है। सबसे पहली पॉइंट यहां पे हम पहले यही लिखता हूं, सबसे पहली पॉइंट जो कंक्लूजन के रूप में मैं लिखना चाहता हूं ये यही लिखता हूं कि हमेशा जो विकर्ण आव्यूह होता है एक वर्ग आव्यूह होता है। क्या? विकर्ण आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह हमेशा, विकर्ण आव्यूह हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा, हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा बच्चों, एक वर्ग आव्यूह होगा। करेक्ट है भाई? करेक्ट है, आव्यूह होगा। विकर्ण आव्यूह हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा ही होगा। डन है भाई? बात समझ में आ रहा है? बोलोगे हाँ जी सर। तो विकर्ण आव्यूह का सर एक उदाहरण बता दीजिए। सर उदाहरण ये है, ये देखो तुम्हारे सामने प्रकट हो गया, 2 3 0 0। अच्छा, इससे क्या कंक्लूजन आपने लगाया कि जो मेन डायगोनल है, जो आपका मेन विकर्ण है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए। जो नॉन डायगोनल है, जो विकर्ण नहीं है, वो 0 होगा। तो ऐसे आव्यूह को आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों? ऐसे आव्यूह को आप क्या कहोगे? आप विकर्ण आव्यूह कहोगे। क्या कहोगे? विकर्ण आव्यूह कहोगे। एक उदाहरण और लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं भाई। एक और उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 0 0 0 0 0 0। बताइए, ये भी एक आपका विकर्ण आव्यूह है। कैसे? तो आप देख पा रहे हो कि जो आपका मेन डायगोनल है सर विकर्ण है, ये वाली जो मेन श्रृंखला है उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ अवयव होना चाहिए, कोई ना कोई संख्या जरूर होनी चाहिए 0 को छोड़ करके, और बाकी सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। क्या आपको क्लियर हो गया? क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? डन? बोलोगे हाँ जी सर। तो विकर्ण आव्यूह के बारे में आपने क्या सुना, क्या समझा? विकर्ण आव्यूह वो आव्यूह होता है जो एक वर्ग आव्यूह होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सारे वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो सकते हैं? क्या सारे विकर्ण आव्यूह, सॉरी, क्या सारे वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो सकते हैं? नहीं, ये जरूरी तो नहीं भाई। ये एक वर्ग आव्यूह तो है, ये वर्ग आव्यूह है और ये विकर्ण भी है, लेकिन सारे वर्ग आव्यूह विकर्ण हो जाए ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। लेकिन सभी विकर्ण जो होते हैं वर्ग आव्यूह होते हैं। ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई क्लियर है? बोलोगे हाँ जी सर, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आव्यूह का नाम है आपका अदिश आव्यूह। क्या भाई? अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। कितने लोग जानते हैं अदिश आव्यूह के बारे में बच्चों? अदिश आव्यूह के बारे में कितने लोग जानते हैं? अदिश आव्यूह को अंग्रेजी में बोलते हैं प्यारे बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स जो अदिश आव्यूह होगा, सबसे पहला बिंदु इसमें भी लिख लो कि जितने भी अदिश आव्यूह होते हैं, जितने भी स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, वो एक वर्ग आव्यूह होंगे। तो हमेशा अदिश आव्यूह क्या होगा? एक अदिश आव्यूह क्या होगा? अदिश आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होगा। अदिश आव्यूह हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा, हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा, हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह होगा, आव्यूह होगा। यानी ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी यही बात याद रखना है, बट ये जरूरी नहीं कि जितने भी वर्ग आव्यूह हैं, जितने भी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाए। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। अच्छा, इसमें ऐसी क्या बात है स्केलर मैट्रिक्स में? पहला बिंदु तो ये याद रखना ही रखना है, और उदाहरण के थ्रू स्केलर को समझ लेते हैं भाई। एक सॉरी 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0। मतलब ऐसा कोई आव्यूह जिसका जो मेन डायगोनल है, जो मेन विकर्ण है बच्चों, वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। यानी जो यहां है वही यहां, वही यहां। तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलते हैं भाई?
बोलोगे सर अदिश आव्यूह कह सकते हैं। एक और उदाहरण ले सकते हैं बच्चों, जैसे ये जीरो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं भाई, √3 और √3, और यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे 0 0 0। यानी आपने देखा कि इसमें नॉन डायगोनल जीरो होंगे और जो मेन डायगोनल होगा, जो मेन विकर्ण होगा, वो आपका क्या होगा, सेम नंबर होगा। क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, बोलोगे सर सेम नंबर होगा। क्या होगा, सेम नंबर होगा, सेम नंबर होगा। √3 बात समझ में आ गया? क्या आप सभी को क्लियर है? क्या आपको अदिश आव्यूह क्लियर हो गया? बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर हो गया। अब इसी बात पर नेक्स्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भाई आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है तस्मक आव्यूह, जो नेक्स्ट है तस्मक आव्यूह, क्या इसमें क्या होता है, तस्मक आव्यूह क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों इसका इतना बड़ा रोल है कि क्या ही बताया जाए। आइडेंटिटी को अंग्रेजी में एक और नाम से बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहली बिंदु इसमें भी छाप लो, सबसे पहली बिंदु इसमें भी छाप लो कि जितने भी तस्मक आव्यूह होंगे वो एक वर्ग आव्यूह होगा। यानी जितने भी तस्मक आव्यूह होंगे वो एक वर्ग आव्यूह होगा। बोलोगे हाँ जी सर, तस्मक आव्यूह क्या होगा, तस्मक आव्यूह हमेशा हमेशा वर्ग आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह होगा। ये बात इसमें भी होगा, आव्यूह होगा। करेक्ट है भाई? हमेशा ये याद रखना है कि ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तस्मक आव्यूह होंगे वो एक यूनिट मैट्रिक्स यानी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या खासियत बात है, दूसरी बात एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे कि तस्मक आव्यूह क्या होता है। एक ऐसा आव्यूह जिसका मेन डायगोनल क्या हो भैया, सिर्फ 1 हो, सिर्फ 1 हो, सिर्फ 1 हो, जिसका मेन डायगोनल